नमस्कार बच्चों, सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे जो कि आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स और फिजिक्स में और ज़्यादा समझ बढ़ाने के लिए अति आवश्यक है। देखिए, न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले हम पहले भी आपको स्टेप बता चुके हैं। सबसे पहले चित्र बनाने की कोशिश करिए, अंडरलाइन करिए कि क्या क्या आपको दिया गया है और क्या क्या आपसे पूछा गया है। उसके बाद जो पूछा गया उसमें आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हो ये देख लीजिए और तुरंत ही इसका आंसर निकालिए और अभ्यास करिए। तो देखिए, यदि ये सोचा जाए कि न्यूमेरिकल कितने अलग अलग रूपों में सॉल्व किया जा सकता है, तो मेनली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला भाग है उसमें आप 4 प्रकार के न्यूमेरिकल पाओगे अलग अलग भागों में। और इससे अलग भी अगर पाते हो तो वो इसी के डेरिवेटिव्स, इसी के जैसे होंगे। थोड़ा सा सोच समझ के अपना दिमाग चला के आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसका पहला भाग है किसी नए आवेश के साम्यावस्था से संबंधित प्रश्न। कुछ घड़ी के सवाल भी पूछे गए हैं कई बार। द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित, फ्लक्स और गॉस प्रमेय से संबंधित प्रश्न, ठीक ना। तो इतने प्रकार के न्यूमेरिकल होते हैं। तो ये चारों भागों में हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो पहला भाग जो है वो साम्यावस्था से संबंधित न्यूमेरिकल के बारे में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, साम्यावस्था क्या होता है। साम्यावस्था मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे वो सम अवस्था में रह सके, यानी कि कहीं भी गति ना करे, कहीं भी भागे नहीं, उस पर किसी भी अन्य दिशा में बल ना लगे। तो यदि मान लीजिए दो आवेशों के मध्य हमें एक आवेश को रखना हो तो उसकी साम्यावस्था की स्थिति कहाँ पर आएगी। तो एक छोटी सी चर्चा करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये लाल कलर के दो आवेश हैं, बिंदु आवेश हैं। इनका मान और प्लस है कि माइनस, ये चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो मान लीजिए दो आवेश हैं और एक तीसरा आवेश जो कि पर्पल कलर से दिख रहा है, इसके बीच हमें रखना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखने जाएंगे कि स्थिति कहाँ पर आएगी। साम्यावस्था उसी जगह पर मिल सकता है जहाँ पर इस पर लगने वाले सभी परिणामी बलों का मान 0 हो। मतलब ऐसा सोचिए कि सभी बलों का जो परिणामी आए उस बिंदु पर वो 0 हो, तभी तो वो इधर उधर नहीं जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम इस आवेश को अगर एक बार उठाकर यहाँ पर रख दें, इसके सेंटर में, है ना। अब मान लीजिए ये इसके कारण लगने वाला जो आवेश हो, वो बल हो, इधर की ओर हो इस पर, और इसके कारण लगने वाला बल क्या हो, इधर की ओर, जब दोनों धनावेश हैं। तो अगर इसके कारण लगने वाला ये जो बल है वो ज़्यादा हो और ये इसके कारण लगने वाला ये बल क्या हो, इससे कम हो, तब ये आवेश इधर की ओर भागेगा, ज़्यादा बल की ओर। तो भाग रहा है ना, इस पर परिणामी बल लग रहा है ना, तो इसलिए ये साम्यावस्था नहीं होगी, है ना। तो पहला रूल हमने ये बना लिया अपने दिमाग में कि कोई भी नया आवेश साम्यावस्था वहीं पर प्राप्त कर सकता है जहाँ पर लगने वाले सभी बलों का जो परिणामी हो वो 0 हो। तो यहाँ पर अगर रखा गया है तो इसका 2 बल लगेंगे, एक इसके कारण और एक इसके कारण। तो दोनों बलों का जो परिणामी वो 0 तभी हो सकता है जबकि दोनों बल परस्पर क्या हो, विपरीत दिशा में हो, है ना। तो पहला रूल हमने बना लिया कि साम्यावस्था वहाँ पर प्राप्त होगी जहाँ पर दोनों बल परस्पर क्या हो, विपरीत दिशा में हो। इस नियम के आधार पर अगर ये आवेश सजाती हो या कि ये विजाती हो तब भी हम साम्यावस्था की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अभी अभी हमने आपको समझाया कि एक बल ज़्यादा है दूसरा बल कम है, तो ये ज़्यादा बल की ओर दिशा में भागने लगेगा। यानी कि जहाँ पर साम्यावस्था आपको मिलेगी वहाँ पर सभी बलों का या दोनों बलों का परिणामी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब आइए देखते हैं। अब इस आवेश को हम उठा के कहीं और रखते हैं देखने के लिए कि क्या वहाँ पे साम्यावस्था मिलेगा। ये लीजिए यहाँ पे रखा, क्या यहाँ पे आपको साम्यावस्था प्राप्त होगा। तो जो 2 नियम अभी हम लोग देख चुके हैं उन्हीं के आधार पर देखते हैं। पहला नियम ये था साम्यावस्था वहाँ पर प्राप्त होगी जहाँ दोनों बल परस्पर क्या हो, विपरीत दिशा में हो। तो इसके कारण जो बल है वो इस लाइन के अंदिश लगेगा, या तो दूर की ओर या तो पास की ओर, और इसके कारण बल
इस लाइन के अंदिश लगेगा, या तो दूर की ओर या तो पास की ओर। तो क्या ये जो परिणामी बल है दोनों विपरीत दिशा में हैं? नहीं है, तो यहाँ पे साम्यावस्था नहीं मिल सकती है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ देखने जाएं तो यहाँ भी दोनों कुछ कोण बनाएंगे तो यहाँ भी साम्यावस्था नहीं मिल सकती है। तो साम्यावस्था आपको मिलेगी कहाँ? या तो यहाँ पर, या तो यहाँ पर, या तो यहाँ पर। तो एक रूल हम बना लें कि साम्यावस्था दो आवेशों के कारण साम्यावस्था तीसरे आवेश के लिए सदैव उसके अक्ष पर मिलेगी। अब उसकी स्थिति क्या होगी? स्थिति वही होगी जहाँ पर दोनों बल परस्पर क्या हों? विपरीत दिशा में। ठीक है। और साम्यावस्था वाले बिंदु पर दोनों बलों का परिणामी मतलब दोनों बल परस्पर क्या लगने चाहिए? विपरीत दिशा में, और समान बल लगने चाहिए। दो चीज़ें आपको मिल गई। तीसरी चीज़ देखते हैं आवेश के प्रकार के बारे में। अगर ये दोनों आवेश धनावेश हुए, लाल वाले, है ना, कैसे हुए? धनावेश। तो अगर हम उस समय इस आवेश को यहाँ रखें तो ये इसे क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, या कि ऋणावेश ये हुआ तो आकर्षित करेगा। तो पहले धनावेश की चर्चा करें। जब धनावेश ये होगा पर्पल वाला, तो इस वाले आवेश कारण इस वाले आवेश के कारण यहाँ पे इस पर बल इस दिशा में लगेगा, जबकि इस वाले आवेश कारण भी इस दिशा में लगेगा। तो दोनों बल समान दिशा में हुए ना। ठीक है, तो समान दिशा में है तो यहाँ पे आपका क्या होगा? थोड़ा सा बच्चों, तो अगर सजातीय आवेश हुए तो यहाँ पे बल नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब साम्यावस्था नहीं मिलेगी। यहाँ भी यही दोनों कारण बल विपरीत दिशा में लगेगा, दूर की ओर लगेगा, समान दिशा में हो जाएगा, तो यहाँ भी नहीं मिलेगा। पर यहाँ पर इसके कारण बल, इस आवेश के कारण बल इधर की ओर और इस आवेश कारण इधर की ओर, तो विपरीत दिशा में यहाँ पे। तो यानी कि अगर सजातीय आवेश हुआ तो साम्यावस्था आपको दोनों आवेशों के मध्य मिलेगा। ठीक है, पर अगर ये विजातीय आवेश हुई, ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ, तब कहाँ मिलेगा? तो अगर यहाँ पे रख दें इस आवेश को उठा के हम यहाँ इस बिंदु पर मध्य में इनके, तब देखिए ये धनावेश था, ये इसे अपने से दूर भगाएगा, तो इसके कारण इस पर बल दूर की ओर इधर लगेगा, जबकि ऋणावेश था इसे अपनी ओर आकर्षित करे, इस कारण भी इसी दिशा में लगेगा। तो दोनों बल समान दिशा में हुए, तो मध्य में तो आपको साम्यावस्था नहीं मिलेगी। बड़े आवेश की ओर देखें तो बड़े आवेश की ओर क्या होगा? ये इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इनका परिणामी जो है इधर की ओर लगेगा बल इसका, और इसके कारण बल इस पर दूर की ओर लगेगा। पर ये आवेश समीप है और ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इसे ज़्यादा बल से आकर्षित करेगा। तो ये वाला बल ज़्यादा होगा और ये वाला बल क्या होगा? कम। तो ज़्यादा बल इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा, तब भी यहाँ पे परिणामी नहीं मिलेगा। पर यहाँ पर रखने पर इसके कारण बल कम लगेगा और इसके कारण बल ज़्यादा लगेगा, पर इसके कारण बल अपनी ओर लगाएगा इधर की दिशा में, जबकि ये बल कहाँ लगाएगा? इधर दूर की दिशा में, है ना। तो इस पर विपरीत दिशा में बल प्राप्त हो रहे हैं, तो जिस भी बिंदु पर दोनों बल समान हो जाएंगे वहीं पर आपका साम्यावस्था मिल जाएगा। तो सजातीय आवेशों के लिए दोनों आवेशों के मध्य अक्ष पर, जबकि विजातीय आवेशों के लिए दोनों आवेशों में से छोटे आवेश के समीप किनारे की ओर साम्यावस्था प्राप्त होगी। ये तीन छोटी छोटी बातें हैं जिसे अपने दिमाग में आप रखिएगा, तो साम्यावस्था के लगभग सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। और आपको बता दूं 12वीं CBSE के एग्ज़ाम्स में और AIEEE नीट या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से लगाइएगा। एक आध दो एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि आपके पास दो आवेश हैं, एक +Q और दूसरा +9Q। ठीक है, एक तीसरा आवेश +Q का कहाँ पर रखा जाए ताकि ये साम्यावस्था में रह सके। क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं कि दो आवेश हैं, एक +q का, दूसरा +9 Q का। एक Q का प्लस आवेश, इनके
यहाँ कहाँ पर रखा जाए ताकि साम्यावस्था पे रह सके। तो आइए रूल को रिवाइज करते हैं। पहला रूल ये था कि अगर दिए गए आवेश दोनों क्या हों, सजाती हों तो मध्य में, विजाती हों तो छोटे आवेश के समीप किनारे की ओर आपको साम्यावस्था मिलती है। तो क्या ये दोनों आवेश आपको सजाती दिख रहे हैं? तो निश्चित है अगर ये दोनों आवेश सजाती हैं, धनावेश हैं, तो साम्यावस्था आपको मध्य में, इन दोनों आवेशों के मध्य में मिलेगा। पहली चीज़ तो निश्चित हो गई आपको। तो मान लीजिए कि छोटे आवेश से ये स्मॉल एक्स दूरी पर मिलेगा हमें साम्यावस्था वाला बिंदु, ये ठीक है ना। और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी जो है वो कितना है आपका, स्मॉल यल है। तो अगला रूल क्या है, पहले हम दोनों इस और इस आवेश कारण इन पर लगने वाला अलग अलग बल कैलकुलेट कर लें। तो इसके कारण जो बल लगेगा के, जहाँ के क्या है, कूलाम नियतांक 1/4π/0, दोनों आवेशों का गुणनफल तो Q इंटू कैपिटल Q ये हो गया, बटे दोनों के मध्य की दूरी जो x है उसका वर्ग। तो ये वाला जो बल रहेगा, इसके कारण जो इस पर बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा दूर की ओर, जो कि कितना आ रहा है आपका KQ बटे x का स्क्वायर। जबकि ये आवेश इसे इधर की ओर प्रतिकर्षित करेगा, है ना। और तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, पूरी दूरी यल है और इतनी दूरी x है, तो ये दूरी कितनी आएगी, यल माइनस एक्स के बराबर। तो इसके कारण इस पर लगने वाला ये बल कितना आएगा, के कूलाम नियतांक गुणे ये आवेश 9Q गुणे ये आवेश कैपिटल Q, दोनों आवेशों का गुणनफल बटे दूरी का वर्ग यानी कि यल माइनस एक्स का वर्ग। ठीक है। तो इस बल का मान कितना हुआ, इतना, इस बल का मान कितना हो गया, इतना। तीसरा रूल ध्यान करिए कि साम्यावस्था उसी बिंदु पर होगा जहां पर लगने वाले दोनों बलों का परिणामी क्या होगा, दोनों बलों का मान क्या होगा, बराबर होगा। अगर बल कम या ज़्यादा हुए तो ज़्यादा बल की दिशा में ये जाने लगेगा, तो साम्यावस्था आपको नहीं मिलेगी। साम्यावस्था का मतलब स्थिर रह सके आवेश, है ना। तो इसीलिए हमने दोनों लगने वाले बलों को बराबर कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू। जिनको नहीं समझ में आ रहा तो आप तिर्यक गुणा करोगे तो ये बटे में चला जाएगा, तब तो कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, 1/x² और यहाँ पे 9/l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर आप तिर्यक गुणा करोगे तो l माइनस एक्स का होल स्क्वायर गुणा 1 में होगा, तो यही मान आ जाएगा। जबकि 9 का गुणा x² में होगा तो कितना आ जाएगा, 9x² बराबर l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 आ गया, x² का वर्गमूल x आ गया और l माइनस एक्स के होल स्क्वायर का वर्गमूल l माइनस एक्स आ गया। ठीक है। इस x को उधर पक्षांतित करेंगे तो माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 3x प्लस x हो जाएगा बराबर l के। 3x में 1x जोड़ लोगे तो 4x हो जाएगा बराबर l के, और 4 को आप बटे में ले जाओगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, l बटे 4। यानी कि छोटे आवेश से l बटे 4 दूरी पर मिलेगा, और अगर बड़े आवेश से दूरी निकालना हो तो इस l बटे 4 को l में आप घटा दोगे तो इससे दूरी आ जाएगी। तो अगर l बटे 4 में आप l में l बटे 4 को घटाओ तो 3l बटे 4 आ जाएगी ये दूरी। ठीक है। तो अब अगर आपको आवेश का कुछ मान दे दिया गया, 2 कूलाम 4 कूलाम, या कि रखने वाले आवेश का मान दे दिया गया, तो आप इसको, और दूरी दे दी गई, तो आप बड़े आराम से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। एक चीज़ और देखने वाली बात है बेटा, क्या ये बताइए कि ये जो क्यूब मान रखा गया है, इसके मान पर ये साम्यावस्था की दूरी निर्भर करती है। देखिए कहीं भी कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू यहाँ जरूर था और कट गए थे आपस में, तो इसके अलावा कैपिटल क्यू का मान कहीं भी नहीं आया। पर इनका जो मान था स्मॉल क्यू और 9Q, इनका मान निर्भर करता है साम्यावस्था की दूरी पर। क्यों? क्योंकि Q से Q तो कट गया था, पर 9Q का जो भाग 9 था वो यहाँ पर शेष रह गया था आपका आगे कैलकुलेशन में, है ना। तो इसीलिए इन आवेशों के मान पर साम्यावस्था की दूरी निर्भर करेगी, पर इस आवेश के मान पर साम्यावस्था की दूरी निर्भर नहीं करती। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो आप अगर 2 बजे के पहले मुझे इसका आंसर व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में दे देते हो तो अगले जो 2 न्यूमेरिकल वाले भाग थे उनको भी मैं सॉल्व करवाऊँगा, कुछ आपको बताऊँगा। और अगर आप नहीं दे पाते हो तो फिर मैं अगला चैप्टर पढ़ाने लगूँगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, 2 कूलाम व 4 कूलाम के आवेश एक दूसरे से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं।
एक कूलाम का आवेश कहाँ रखा जाए ताकि यह आवेश साम्य अवस्था में रह सके। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है दो, अब देखिए सजातीय आवेश के बारे में था, अब विजातीय आवेश का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। 2 कूलाम व -18 कूलाम के आवेश 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। 3 कूलाम के आवेश को कहाँ रखा जाए ताकि तीसरा आवेश साम्य अवस्था में हो। तो आप इन दोनों का आंसर मुझे ज़रूर बताइए। ध्यान रखिएगा, जब आप विजातीय आवेश लोगे तो साम्य अवस्था किनारे होगा, तो छोटे आवेश से x दूरी पर ले लेना। तो जो इस वाले आवेश से इधर वाले आवेश से इसकी साम्य अवस्था की दूरी होगी वो l + x हो जाएगी, जबकि इससे दूरी आपकी x रहेगी। तो आप x को कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में एक मैं घड़ी वाला क्वेश्चन आपको दिया था, जिसके आधार पर आप घड़ी वाले भी क्वेश्चन लगाने लगोगे इसको देखने के बाद। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक घड़ी है जिसकी त्रिज्या कुछ भी मान लीजिए, मैं यहाँ पे r मान रहा हूँ, आपको जो भी दिया गया हो वो मान आप रख दोगे। तो इस घड़ी के प्रत्येक अंकों के जगह पर उसी अंक के मान के बराबर कूलाम का आवेश रखा गया। जैसे 1 पर 1 कूलाम, 2 पर 2 कूलाम, 3 बजे पर 3 कूलाम, 4 बजे पर 4 कूलाम। इसी प्रकार एज इट इज़ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सारे आवेश रखे गए हैं। यदि इसके केंद्र पर 1 कूलाम का आवेश रख दिया जाए तो इस आवेश पर इन सभी आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल कितना होगा। क्वेश्चन देखने पर अगर आप लगाने जाओ तो काफ़ी कठिन लगेगा, पर अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखते हैं तो काफ़ी सरल हो जाना है आपके लिए क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। आप ध्यान से सोचिए बच्चों कि ये जो 1 कूलाम का आवेश है ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है, तो ये इन दोनों कारण इस पर जो बल लगेगा प्रतिकर्षण का लगेगा, यानी कि इस वाले आवेश कारण इससे दूर की ओर लगेगा। और अगर इस बल को हम F माने अभी के लिए तो कितना हो जाएगा, F बराबर K गुणे दोनों आवेशों का गुणनफल, तो 1 गुणे 1 बटे दूरी का वर्ग यानी कि r का स्क्वायर। तो क्या आएगा आपका, देखिए F बराबर 1 एकम 1 गुणे 1 बराबर K, तो K बटे r का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इस 7 कूलाम के आवेश कारण भाई आमने सामने 1 और 7 हैं, तो 7 कूलाम के आवेश के कारण इस पर बल दूर की ओर लगेगा। दोनों सजातीय आवेश हैं और कितना लगेगा ये देखने के लिए आप ऐसा करो, इस बल को आप F डैश अभी के लिए मान लो। तो F डैश बराबर दोनों आवेशों का गुणनफल, तो 7 एकम 7, तो 7 K बटे दूरी का वर्ग यानी कि r का स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, K बटे आर स्क्वायर बराबर F है, तो यहाँ भी हम K बटे आर स्क्वायर की जगह पर F रख देंगे, तो F डैश कितना आ जाएगा 7F, यानी कि ये वाला बल आपका कितना आ गया 7F। आई बात समझ में। तो एक बल इस दिशा में है, उसके विपरीत दिशा में दूसरा बल है, तो इनका परिणामी दोनों के घटाने के बराबर होगा। और दिशा किस ओर होगी, जिस दिशा में बड़ा वाला बल आपका 7F होगा। तो इन 1 और 7 के कारण लगने वाला परिणामी बल किस दिशा में जाएगा, बड़े वाले बल की दिशा में, यानी कि इस दिशा में। और कितना जाएगा, 7 ऋण F बराबर 7F ऋण F बराबर 6F के बराबर। ठीक है। तो पहला बल आपको मिल गया जो कि 6F था और 1 बजे की दिशा में है। अब हम देखें 2 और 8 के बीच में, 2 के कारण 2F का बल लगेगा, वो भी इस दिशा में, और 8 के कारण 8F का बल लगेगा, 8 दूनी 16F का, सॉरी 8F का, 8 भाई इसका और इसका गुणा करोगे तो 8 एकम 8F का बल लगेगा, वो भी 2 की दिशा में। तो इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखो तो 8 बड़ा इस ओर है तो परिणामी बल इधर होगा, और अगर परिणामी बल को देखने जाएं तो 8F में से 2F आप घटा दोगे तो कितना बचेगा 6F। तो इन दोनों का परिणामी कितना आ रहा था, इस दिशा में 6F, और इन दोनों का 8 और 2 का परिणामी 2 की दिशा में आ रहा है, वो भी कितना 6F, यानी दोनों बल पर समान आ गए। देखिए तीसरे के लिए भी बल कितना आएगा, 3 के कारण 3 वाले कूलाम के कारण इस दिशा में बल लगेगा 3F का, और 9 के कारण इस दिशा में बल लगेगा 9F का। तो बड़ा बल ये है, तो परिणामी बल की दिशा इधर होगी, और परिणामी बल कितना होगा 9 - 3 बराबर 6F। तो तीनों के कारण परिणामी बल आपका इस दिशा में, इस दिशा में और इस दिशा में कितना मिला 6F का। 4 के कारण देखें, 4 के कारण इधर की ओर बल लगेगा 4F का, और 10 के कारण इधर की ओर बल लगेगा 10F का। बड़ा बल इधर है तो परिणामी इधर आएगा, और 10 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 6F।
इन दोनों के कारण देखिए 5 और 11 का कारण, 5 कारण बल इधर की ओर लगेगा 5F का, और 11 का कारण बल इधर की ओर लगेगा 11F का। तो परिणामी बल इधर आएगा, बड़ा बल इधर की ओर है, और 11 - 5 बराबर 6F, ये भी बल हो गया। फिर 12 और 6 के कारण देखें तो 12 के कारण इधर की ओर 12F का लगेगा, और 6 के कारण इधर की ओर 6F का। तो 12 में से 6 गया तो इधर की ओर क्या लगेगा, 6F का। तो क्या सभी आवेशों के कारण हमने परिणामी बल निकाल लिया, और किधर लगा, इधर भी 6F का, इधर भी 6F का, इधर भी 6F, इधर भी 6F, इधर भी 6F, और इधर भी 6F। तो इतने बल आपको परिणामी इस पर 1 कूलाम के आवेश पर लगेंगे। अच्छा, 6F को अगर हम F मान लें, क्योंकि सभी बल समान हैं, तो F मानने के बाद देखिए कुछ ऐसा आपको दिखेगा। इस लाल वाले को आप अभी मत देखिए, तो बाकी 1 की ओर ये वाला बल लग गया, 2 की ओर ये बल लग गया, 3 की ओर ये बल, 4 की ओर ये बल, 5 बजे की ओर ये बल, और 6 बजे की ओर ये बल। और सभी बलों का मान कितना है, 6F, जिसे हमने क्या मान लिया है, F के बराबर। ठीक है। अब देखिए इनका अगर हम परिणामी निकाल लें, देखिए यहाँ पे हमने लिख भी दिया है F बराबर 6K/R का स्क्वायर, याद रखिएगा, जिसे K/R के स्क्वायर को अगर आप F रखते हो तो 6K है ना। तो ठीक है, अब अगर इनका परिणामी निकालना हो तो परिणामी अगर आप R बराबर √A² + B² + 2AB cos थीटा से निकालने जाओ तो पहले कोई भी 2 बल लो, उनका परिणामी और दिशा निकाल लो, फिर उस परिणामी का किसी अन्य बल के साथ परिणामी निकालो। ऐसा करते करते आप सभी का परिणामी निकाल लोगे तो आपको परिणामी बल मिल जाएगा। पर यह मेथड काफ़ी लंबा हो जाता है बच्चों, तो मैं एक दूसरा मेथड आपको समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ये जो 6 बजे की ओर बल लग रहा था और 3 बजे की ओर बल लग रहा था, इन दोनों के बीच का कुल कोण कितना होगा, 90 अंश का। ठीक है। फिर ये 4 बजे की ओर वाला बल और 5 बजे की ओर वाला बल समान दूरी पर होंगे, तो ये दोनों बल इस पूरे 90 अंश के कोण को 3 बराबर भागों में बांट रहा है। तो 3 बराबर भाग अगर हम देखना चाहें कितना कितना है, तो 90/3 करेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो ये कोण भी आपका 30 डिग्री होगा, ये कोण भी 30 डिग्री, और ये कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री। इसी प्रकार ये कोण भी कितना होगा आपका, 30 डिग्री, और ये कोण भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। आई बात समझ में। तो आइए जो नीले कलर से लाइनें बनी हुई हैं F और F, उनको हम समकोणिक घटकों में वियोजित करते हैं। तो ये कोण आपका 30 डिग्री है, और ये भी कोण कितना है, 30 डिग्री। तो अगर इसको हम वियोजित करें तो थीटा के पास वाला घटक कितना आ जाएगा, F cos 30, F cos 30, क्योंकि कोण कितना है, 30 डिग्री। जबकि दूर वाला घटक कितना आएगा, F sin 30। आई बात समझ में। इसी प्रकार इसके 2 घटक कितने आएंगे, जो इधर की ओर थीटा के समीप वाला घटक आएगा वो कितना आएगा, F cos 30, और दूर वाला घटक कितना होगा, F sin 30। आई बात समझ में। तो F sin 30 और F sin 30 परस्पर विपरीत दिशा में है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जबकि यहाँ की ओर F cos 30 2 ठो थे आपके, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 2F cos 30। ठीक है। अच्छा, तो एक तो बल आपका F ही था इस दिशा में, दूसरा 2F cos 30 और आ गए हैं। अब हरे वालों को देखें तो हरे वाले का कोण कितना होगा, 30 - 30 बराबर 60 डिग्री, और इस वाले हरे का भी कोण कितना होगा, 30 - 30 बराबर 60 डिग्री। और ये दोनों बल कितने होंगे, F और F ही होंगे। तो इसको समकोणिक घटकों में वियोजित करें तो थीटा के यहाँ का 60 डिग्री कोण है, थीटा के समीप वाला घटक कितना आ जाएगा, F cos 60, जबकि दूर वाला घटक कितना आ जाएगा, F sin 60। इसी प्रकार इस हरे वाले को वियोजित करने जाएं तो थीटा के समीप वाला घटक कितना होगा, F cos 60, और दूर वाला घटक कितना आ जाएगा, F sin 60। अब यहाँ देखिए F sin 60 और F sin 60 परस्पर विपरीत दिशा में हैं और बराबर हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जबकि यहाँ पे F cos 60 और cos 60 आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2F cos 60। तो अब आपके पास टोटल जो बल बचे, F + 2F cos 60, 2F cos 30 और 2F cos 60, वो भी x अक्ष के धनात्मक दिशा में, यानी कि I कैप के डायरेक्शन में, प्लस I कैप के डायरेक्शन में। और दूसरा बल आपका कितना है, कैपिटल F, जो कि y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में है, जिसे हम -j कैप के डायरेक्शन में बोल सकते हैं। तो अब इन दोनों बलों का आप परिणामी निकाल लीजिए, है ना। तो इन दोनों बलों को अगर हम I और J कैप के रूप में व्यक्त करना चाहें तो स्मॉल f मान लीजिए परिणामी बल है, तो स्मॉल f बराबर F + 2F cos 30 + 2F cos 60 इंटू I कैप प्लस x के डायरेक्शन में, माइनस F J कैप माइनस y डायरेक्शन में। ठीक है।
cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 आप यहाँ पे रखोगे तो इस 2 से बटे वाला 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, √3f। और cos 60 का मान आप रखने जाओगे तो 1/2 रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, f भर। ठीक है, तो कितना आ गया, f प्लस √3f प्लस कैपिटल F इंटू आई कैप माइनस f इंटू जे कैप। ठीक है, f और f आपस में जोड़ लीजिए तो 2f आएगा, f को कॉमन ले लीजिए तो 2 प्लस √3 f 2 प्लस √3 आई कैप माइनस f जे कैप आएगा। फिर आप परिणामी का याद करिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप का अगर परिणामी निकालना हुआ करता था तो आप कैसे निकाल लेते थे, आर बराबर √x² प्लस y²। तो उसमें आप मान रख के इसका कैलकुलेशन तुरंत आप लोग कर सकते हो। तो ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करिएगा। इसके जैसा एक सेम क्वेश्चन मैं आपके लिए और दे रहा हूँ कि किसी घड़ी के 1 से 6 तक उसी अंक के बराबर धनावेश जबकि 7 से 12 तक उसी अंक के बराबर ऋणावेश रखा है, तब केंद्र पर रखे +1 कूलाम के आवेश पर परिणामी बल बताइए। ठीक है, तो आप लोग इसे हल करोगे, आपका रिस्पांस 2 बजे तक में क्या मिलता है मुझे, उसके आधार पर अगला लेक्चर आपके लिए होगा। अगर न्यूमेरिकल ही है तो न्यूमेरिकल लगवाया जाएगा, नहीं तो अगला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक इतना करिए, तब तक के लिए पढ़िए।